आज मैं आप लोगों को अभिनव मनुष्य जिस कविता की रचना की है रामधारी सिंह दिनकर जी ने, तो इस कविता के बारे में मैं आप लोगों को जानकारी देने का प्रयास कर रहा हूँ। तो पहले हम देखते हैं कि कविता इस प्रकार है। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। है बंधे नर के करों में वारी, विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। है नहीं बाकी कहीं व्यवधान, लांघ सकता नर सरित गिरी सिंधु एक समान। यह मनुज जिसका गगन में जा रहा है यान, कांपते जिसके करों को देख कर परमाणु। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का विज्ञान का आलोक का आगार। व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है गे, पर ना यह परिचय मनुज का, यह ना उसका श्रेय। श्रेय उसका बुद्धि पर चैतन्य उर की जीत, श्रेय मानव की असीमित मानवों से प्रीत। एक नर से दूसरे के बीच का व्यवधान तोड़ दे जो बस वही ज्ञानी, वही विद्वान और मानव भी वही। इस तरह इस कविता को यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। और इस कविता में हम क्या सीख सकते हैं, ये पहले देखते हैं कि हम बच्चे स्नेह, मानवीयता, भाईचारा आदि का महत्व समझ सकते हैं इस कविता द्वारा। और फिर कवि का इस कविता के रूप में आशय ये है, इस पद्यभाग में वैज्ञानिक युग और आधुनिक मानव का विश्लेषण हुआ है। कवि दिनकर जी इस कविता द्वारा यह संदेश देना चाहते हैं कि आज के मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त कर ली है, परंतु कैसी विडंबना है कि उसने स्वयं को नहीं पहचाना, अपने भाईचारे को नहीं समझा। प्रकृति पर विजय प्राप्त करना मनुष्य की साधना है। मानव मानव के बीच स्नेह का बांध बांधना मानव की सिद्धि है। जो मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाए, वही सही मानव कहलाने का अधिकारी होगा। तो इस कविता से संबंधित एक अंक के प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं, मैं एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा। अभिनव मनुष्य कविता के कवि कौन है, तो हमें इसका उत्तर लिखना पड़ेगा। अभिनव मनुष्य कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर हैं। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कब हुआ, ये दूसरा प्रश्न है। कवि रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म सन 1904 में हुआ। तीसरा प्रश्न है, दिनकर जी पहले किस विभाग में कार्य करते थे, तो इसका उत्तर है दिनकर जी पहले रेडियो विभाग में काम करते थे। चौथा प्रश्न, अभिनव मनुष्य पद्यभाग को दिनकर जी के किस काव्य संग्रह से लिया गया है, तो ये कवि से संबंधित प्रश्न ऐसे यहाँ पे पूछे जाएंगे। तो अभिनव मनुष्य पद्यभाग को दिनकर जी के कुरुक्षेत्र काव्य संग्रह से लिया गया है, इस तरह लिख सकते हैं। और पांचवा प्रश्न है, अभिनव मनुष्य पद्यभाग कुरुक्षेत्र के किस सर्ग से लिया गया है, तो अभिनव मनुष्य पद्यभाग को कुरुक्षेत्र के षष्ठ सर्ग से लिया गया है। कौन से सर्ग से? षष्ठ सर्ग से लिया गया है। अभिनव मनुष्य कविता के द्वारा बच्चे कौन से महत्व को समझ सकते हैं? अभिनव मनुष्य कविता द्वारा बच्चे स्नेह, मानवीयता, भाईचारे जैसे आदि के महत्व को समझ सकते हैं। तो सातवां प्रश्न है, अभिनव मनुष्य कविता में किसका विश्लेषण हुआ है, यह हम आशय में भी देखते हैं। आशय से संबंधित प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो अभिनव मनुष्य कविता में वैज्ञानिक युग और आधुनिक मानव का विश्लेषण हुआ है। आठवां प्रश्न देखते हैं,
रामधारी सिंह दिनकर जी की मृत्यु कब हुई? तो इसका उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर जी की मृत्यु सन 1974 को हुई, 1974 को हुई। रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो इस प्रश्न के लिए उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म बिहार प्रांत के मुंगेर जिले में हुआ था। बिहार प्रांत के मुंगेर जिले में उनका जन्म हुआ था। रसवती किस कवि की प्रमुख रचना है? रसवती कवि रामधारी सिंह दिनकर जी की प्रमुख रचना है। अब फिर हम देखते हैं कि प्रश्न संख्या 11 में आज की दुनिया कैसी है। ये पाठ्य पुस्तक में जो प्रश्न अभ्यास में दिए गए हैं उन प्रश्नों के लिए मैं अब उत्तर बता रहा हूं। आज की दुनिया कैसी है? आज की दुनिया विचित्र और नवीन है। तो 12वां प्रश्न है मानव के हुक्म पर क्या चढ़ता उतरता है? मानव के हुक्म पर पवन का ताप चढ़ता उतरता है। क्या चढ़ता उतरता है? पवन का ताप। 13वां प्रश्न है परमाणु किसे देखकर कांपते हैं? परमाणु किसे देखकर कांपते हैं? परमाणु मानव के करों को देखकर कांपते हैं। 14वां प्रश्न है आधुनिक पुरुष ने किस पर विजय पाई है? आधुनिक पुरुष ने किस पर विजय पाई है? आधुनिक पुरुष ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय पाई है। प्रकृति के हर तत्व पर विजय पाई है। नर किन किन को एक समान लांघ सकता है? लांघना मीन्स पार करना। लांघना का अर्थ क्या है? पार करना। तो नर किन किन को एक समान लांघ सकता है? तो इसका उत्तर है नर सरित गिरि सिंधु। कौन कौन सा है? सरित गिरि सिंधु को एक समान लांघ सकता है। 16वां प्रश्न है आज मनुष्य का यान कहां जा रहा है? आज मनुष्य का यान गगन में जा रहा है। तो 17वां प्रश्न है आज का मनुष्य किस पर आसीन है? आज का जो आधुनिक पुरुष, आज का पुरुष का अर्थ क्या है? आधुनिक पुरुष जो है प्रकृति पर आसीन है। किस पर आसीन है? प्रकृति पर आसीन है। अब 18वां प्रश्न है मनुष्य की साधना क्या है? मनुष्य की साधना क्या है? प्रकृति पर विजय प्राप्त करना मनुष्य की साधना है। प्रकृति पर विजय प्राप्त करना मनुष्य की साधना है। मनुष्य के हाथ में कौन कौन से तत्व हैं? मनुष्य के हाथ में कौन कौन से तत्व हैं? तो इसके लिए उत्तर है मनुष्य के हाथ में वारी, विद्युत, भाप जैसे तत्व बंधे हुए हैं। तो मनुष्य के हाथ में जो है वारी है, विद्युत, भाप ऐसे तत्व जो है वो बंधे हुए हैं। मनुष्य किन किन पर आगार है? मनुष्य किन किन का आगार है? तो देखते हैं मनुष्य ज्ञान का, विज्ञान का और आलोक का आगार है। आगार मीन्स यहाँ पे घर। घर मीन्स उसका जो वो है पांडित्य या उसका विद्वत वह रखता है। अब 2-3 वाक्यों में लिखने वाले प्रश्नों के उत्तर इस तरह हैं। पहला प्रश्न है प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। जो इस पंक्ति का आशय हमें यहाँ पे समझाना है। तो इसका आशय ये है प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। इस पंक्ति का आशय यह है कि आज के मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय को प्राप्त कर ली है और वह उस पर सवार है। तो इसका और एक बार मैं बताता हूँ। प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन। इस पंक्ति का आशय है कि मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त कर ली है और वह उस पर सवार है। तो अगला प्रश्न है दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? यह बहुत बार प्रश्न, ये जो मैंने पहले
जो प्रश्न पूछा प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, और जो प्रश्न है दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है, जितने परीक्षाओं में हमने देखा इसको बहुत बार पूछ चुके हैं। तो इसका उत्तर ये है, दिनकर जी के अनुसार मानव मानव के बीच स्नेह का बांध बांधना मानव की सिद्धि है। दिनकर जी के अनुसार मानव मानव के बीच स्नेह का बांध बांधना मानव की सिद्धि है। जो मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाए वही सही मानव कहलाने का अधिकारी होगा। इस तरह हमें उसका उत्तर लिखना है। अब हम देखते हैं कि तीसरा प्रश्न क्या है। तीसरा प्रश्न यहाँ पे दिया गया, इस कविता का दूसरा कौन सा शीर्षक हो सकता है और क्यों। तो मेरे अनुसार मैंने उसको ऐसे लिखा है, इस कविता का दूसरा शीर्षक आधुनिक पुरुष हो सकता है, क्योंकि मनुष्य ने प्रकृति के हर क्षेत्र में अपना हक जमाया है। वह आकाश से पाताल तक पहुंच रहा है। तो उसकी साधना के हिसाब से हमें यहाँ पे आधुनिक पुरुष नाम मैंने दिया। फिर चौथा प्रश्न है, इस कविता के द्वारा बच्चे क्या सीख सकते हैं। ये आशय से संबंधित है या इस कविता में क्या बच्चे सीख सकते हैं, इसके अतिरिक्त भी प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे, जैसे कि 2 या 3 अंक के लिए। तो ये 2 अंक के लिए काफी है। तो इसका उत्तर है, इस कविता द्वारा बच्चे स्नेह, मानवीयता, भाईचारे जैसे आदि के महत्व को समझ सकते हैं। 5वां प्रश्न, मानव को पहले क्या सीखना चाहिए। मानव को पहले क्या सीखना चाहिए। तो इसके लिए उत्तर रहेगा, मानव को पहले स्वयं को पहचानना। क्या करना है, पहले स्वयं को पहचानना है, भाईचारे को समझना, एक दूसरे से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाने की भावना सीखनी है। क्या है ये, एक दूसरे से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाने की भावना को यहाँ पे छात्रों को सीखना है या मानव को सीखना चाहिए। और 6वां प्रश्न है, आधुनिक मानव की भौतिक साधना का विवरण कविता के आधार पर दीजिए। तो कविता के आधार पे हमें यहाँ पे क्या पूछा गया है, भौतिक साधना का विवरण पूछा गया है आधुनिक मानव का। तो उसके लिए उत्तर ऐसा रहेगा, आधुनिक मानव ने प्रकृति के हर तत्व को अपने नियंत्रण में कर लिया है। आधुनिक मानव ने प्रकृति के हर तत्व को अपने नियंत्रण में कर लिया है और वह नदी, पर्वत, सागर लांघ सकता है, एक साथ इन सबको लांघ सकता है। उसका यान आकाश में जा रहा है। उसका यान कहाँ जा रहा है, उसका यान आकाश में जा रहा है। वह परमाणु प्रयोग भी कर रहा है, इसके साथ साथ वह परमाणु का प्रयोग भी कर रहा है। उसकी बौद्धिक क्षमता असीमित हो गई है। उसकी बौद्धिक क्षमता कैसी है, असीमित हो गई है। और इससे संबंधित मैं यहाँ पे अंतिम प्रश्न जो है 7वां, उसके बारे में बताऊंगा। दिनकर जी अभिनव मनुष्य कविता द्वारा क्या संदेश देना चाहते हैं। तो इस कविता द्वारा कवि हम लोगों को क्या संदेश दे रहे हैं, तो उससे संबंधित प्रश्न का जो उत्तर है, दिनकर जी का संदेश यह है कि आज के मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त कर ली है। आज के मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त कर ली है, परंतु वह स्वयं को नहीं पहचाना। इतना सब करने के बावजूद मनुष्य जो है वह अपने आप को वह नहीं पहचाना या स्वयं को नहीं पहचाना। भाईचारे को नहीं समझा। भाईचारा क्या होता है, इसको नहीं समझा। इसलिए उसने जो किया है उसकी साधना है, उसने जो किया है वह उसकी साधना है। उसे मानव के बीच स्नेह का बांध बांधना, एक दूसरे के बीच प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाना, ऐसे गुणों को सीखना चाहिए। ऐसे गुणों को सीखना चाहिए।
और अगला प्रश्न जो यहाँ पे है, मुख्य प्रश्न तीसरे में जो पाठ्य पुस्तक के हिसाब से भावार्थ पूछा गया है, जो यहाँ पे छंद दिए गए। यह मनुज जो सृष्टि का श्रृंगार, ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आगार, व्योम से पाताल तक सब कुछ इसे है ज्ञेय, पर न यह मनुज का, यह ना उसका श्रेय। यह जो कुछ छंद यहाँ पे दिए गए हैं उसका भावार्थ हम लोगों को लिखना है। तो पहले हम लिखते हैं प्रस्तावना। प्रस्तावना में देखते हैं प्रस्तुत पंक्तियों को या प्रस्तुत छंद को, ऐसे भी लिख सकते हैं, को रामधारी सिंह दिनकर जी से रचित कविता अभिनव मनुष्य से चुन लिया गया है। प्रस्तावना में सिर्फ इतना ही लिखेंगे। अब हम देखते हैं कि किस संदर्भ में लिखा गया, तो हम लिखेंगे वहां पे संदर्भ। संदर्भ में कवि रामधारी सिंह दिनकर जी वैज्ञानिक युग और आधुनिक मानव का विश्लेषण करते समय इन पंक्तियों को कहा है। कब कहा है इसको? कवि रामधारी सिंह दिनकर जी वैज्ञानिक युग और आधुनिक मानव का विश्लेषण करते समय इन पंक्तियों को लिखा है या कहा है। अब भावार्थ देखते हैं इसका। आज का मनुज जिसने सृष्टि का श्रृंगार किया और वही ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आधार बन गया है। व्योम से लेकर पाताल तक होने वाली सभी जानकारियां उसे मालूम है या सभी की जानकारी वह रखता है, परंतु उसका सही परिचय यह नहीं है और श्रेय भी नहीं है, उसका श्रेय भी यह नहीं है। अब मुख्य प्रश्न 4 में देखते हैं, उदाहरण दिए गए हैं और उसके तुकांत शब्दों को यहाँ पे लिखने के लिए कहा गया। जैसे कि पहला नवीन का आसीन लिखेंगे, भाप का ताप लिखेंगे, व्यवधान के लिए हम समान, श्रृंगार के लिए आगार, श्रेय के लिए गेय, जीत के लिए प्रीत, यह शब्दों को हम वहां पे लिखेंगे। और मुख्य प्रश्न 5 में दिया गया कि पंक्तियों को यहाँ पे पूर्ण करना है। तो जो पंक्तियां यहाँ पे दी गई हैं वो ऐसा ही इस तरह है। आज की दुनिया विचित्र नवीन, प्रकृति पर सर्वत्र है विजयी पुरुष आसीन, है बंधे नर के करों में वारी विद्युत भाप, हुक्म पर चढ़ता उतरता है पवन का ताप। यह कविता यहाँ पे दी गई है। अब जो छठा मुख्य प्रश्न है उसमें पूछा गया है पर्यायवाची शब्दों को बताना है। तो पहला शब्द यहाँ पे पूछा गया दुनिया। दुनिया के लिए संसार और जगत, यह पर्यायवाची शब्द है। जैसे कि हम कन्नड़ में कहते हैं समानार्थक, है ना, समान अर्थ देने वाले। वैसे ही दूसरा है विचित्र। विचित्र के लिए है अजीब, अपूर्ण, और नवीन के लिए है नया या आधुनिक कह सकते हैं। नर के लिए है मनुष्य, आदमी, वारी के लिए जल, पानी, इस तरीके से शब्द हम वहां पे लिख सकते हैं। कर के लिए हाथ, हस्त, जो कविता के हिसाब से मैं बता रहा हूं, कर का अर्थ यहाँ पे हाथ और हस्त है। आगार का अर्थ घर या मकान है। अब 7वां जो मुख्य प्रश्न यहाँ पे पूछा गया उसमें है विलोम शब्द, हमें इन शब्दों के लिए लिखना है या बताना है। तो पहला है आज। आज के लिए विलोम शब्द क्या है? आज के लिए विलोम शब्द है कल। और नवीन के लिए प्राचीन, पुरुष के लिए स्त्री, नर के लिए नारी, चढ़ता उतरता, समान असमान, ज्ञान विज्ञान, जीत हार, असीमित सीमित, तोड़ जोड़, ये हो गए हमारे जो पाठ्य पुस्तक में पूछे गए विलोम शब्द हैं। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे पूछा गया एक शब्द लिखना है। जो वाक्य दिए गए उन वाक्य से संबंधित एक शब्द में उसका उत्तर हमें बताना है। तो पहला यहाँ पे एक उदाहरण दिया गया है, सभी जगहों में। सभी जगहों में जो रहने वाला उसको हम बोलते हैं सर्वत्र। वैसे ही आसन पर बैठा हुआ आसीन, बचा हुआ शेष, मनु की संतान मनुष्य,
विशेष ज्ञान रखने वाला विज्ञान, विशेष ज्ञान जो होता है वो क्या है, विज्ञान है। वैसे ही आधुनिक विद्या प्राप्त वो जो है विद्वान, सॉरी वैसा नहीं है, अधिक विद्या प्राप्त, अधिक विद्या जो प्राप्त करता है उसको हम क्या कहेंगे, विद्वान कहेंगे। अब देखते हैं 9वां मुख्य प्रश्न। यहाँ पे ये जो है प्रश्न पत्रिका में पूछे जाने प्रश्नों से संबंधित है ये। जैसे कि अनुरूपता वाले शब्द हमें लिखना है, 2 शब्दों को देखना और उन 2 शब्दों का संबंध क्या है देखकर तीसरे शब्द जो है या तीसरा जो शब्द है उस शब्द को चौथे के साथ हमें संबंध जोड़ना है। तो यहाँ पहला पूछा गया गिरी और उसका यहाँ पे अर्थ उसका समान जो दिया गया है पहाड़। तो वारी के लिए हम क्या संबंध जोड़ सकते हैं, वारी जल। तो ये समानार्थक शब्द है या पर्यायवाची शब्द यहाँ पे अनुरूपता के रूप में पूछे गए हैं। अब पवन वायु बताया गया, तो सिंधु के लिए सागर। वैसे ही जमीन आसमान है तो आकाश पाताल लिखेंगे। वैसे ही नर आदमी, उर के लिए हृदय लिखेंगे। मातृभूमि भगवती चरण वर्मा, इस तरह संबंध है। तो अभिनव मनुष्य रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पे कविताओं को रचने वाले या जिसने इस कविता को लिखी है उन कवि का नाम यहाँ पे संबंध के रूप में हमें जोड़ना है। फिर दिनकर जी का जन्म 1908। दिनकर जी का जन्म कब हुआ, 1908 में। तो दिनकर जी की मृत्यु, तो यहाँ पे हमें वो उसकी जो ईस्वी है उसको लिखना है, वो है 1974। फिर भगवती चरण वर्मा शफीपुर है, तो दिनकर मुंगेर। तो यहाँ उनके जन्म स्थान को यहाँ पे संबंध के रूप में हमें लिखना है। अब मैं विस्तृत रूप से आपको इस कविता जो कि अभिनव मनुष्य कविता है इसका सारांश विस्तृत रूप से बताते जाऊंगा और बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर इसी सारांश के अंदर हमें मिल सकते हैं। ध्यान से इसको सुनिएगा। तो देखिए, अभिनव मनुष्य कविता के कवि रामधारी सिंह दिनकर जी हैं, जिसे कुरुक्षेत्र के 6ठ सर्ग से लिया गया है। इस कविता द्वारा कवि स्नेह, मानवीयता, भाईचारा सिखाना चाहते हैं। कवि के अनुसार आज की दुनिया बड़ी अजीब और नई है। मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त कर ली है। पानी, बिजली, भाप सभी तत्व अब मनुष्य के हाथ में हैं। उसी के कहने पर हवा का तापमान उतरता और चढ़ता है। प्रकृति का कोई रहस्य ऐसा नहीं है जिसमें उसे बाधा महसूस हो। आज का मनुष्य नदी, पहाड़, समुद्र सभी को एक समान लांघ सकता है। आज का मनुष्य जिसने सृष्टि का श्रृंगार किया और वही ज्ञान का, विज्ञान का, आलोक का आधार बन गया है। व्योम से लेकर पाताल तक होने वाली सभी घटनाओं की जानकारी इसे है, परंतु वह मानवता को ही नहीं पहचान पाया। उसने अपने भाईचारे को नहीं समझा। कवि के अनुसार यह वही सच्चा मानव है जो बुद्धि से सोचना छोड़ देता है और हृदय को जीतता है। वही मनुष्य श्रेष्ठ है जिसकी सभी मनुष्यों से प्रीत है, जो मनुष्य आपस की दूरी को मिटाकर स्नेह का संबंध बनाता है। वही मनुष्य ज्ञानी विद्वान है। वही मनुष्य कहलाने का अधिकारी भी है। इस कविता में वैज्ञानिक युग और आधुनिक मानव का विश्लेषण हुआ है। कवि दिनकर जी इस कविता द्वारा यह संदेश देना चाहते हैं कि आज के मानव ने प्रकृति के हर तत्व पर विजय प्राप्त कर ली है, परंतु कैसी विडंबना है कि उसने स्वयं को नहीं पहचाना, अपने भाईचारे को नहीं समझा। प्रकृति पर विजय प्राप्त करना मनुष्य की साधना है।
मानव मानव के बीच स्नेह का बांध बांधना मानव की सिद्धि है। जो मानव दूसरे मानव से प्रेम का रिश्ता जोड़कर आपस की दूरी को मिटाए, वही मानव कहलाने का अधिकारी होगा।